हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू क्लास। घटना चक्र पॉइंटर सीरीज में आपका स्वागत है। कल हमने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र इससे कर लिए थे। आज देखेंगे अगला टॉपिक। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, कल्याणी समूह द्वारा निर्मित भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का नाम क्या है? तो इसका नाम है कल्याणी फेरेस्टा और इसका शुभारंभ किया है इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। अगला पॉइंट देखेंगे, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बुनियादी ढांचा परियोजना हेतु अब तक का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस लॉन्च किया गया है और यह किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो बजाज आलियान जनरल इंश्योरेंस ने। अगला पॉइंट है, आईईआई उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022। आईईआई उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 का विजेता किससे चुना गया है? तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को, एनएमडीसी को। ठीक है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। अगला पॉइंट है, 7वें पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है दिसंबर 2022 में। इस कॉन्क्लेव का मुख्य विषय क्या था, थीम? तो इंडियाज पेटकेम फ्यूचर सस्टेनेबल एवं आत्मनिर्भर। थीम एक बार फिर देखेंगे, इंडियाज पेटकेम फ्यूचर सस्टेनेबल एंड आत्मनिर्भर। और इस कॉन्क्लेव का आयोजन किस महारत्न कंपनी के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा कस्तूरी कॉटन इंडिया के ब्रांडिंग, ट्रेसबिलिटी और सर्टिफिकेशन के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है? तो टैक्स प्रोक्सिल के साथ। ठीक है, टैक्स प्रोक्सिल के साथ ये समझौता हुआ है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा कस्तूरी कॉटन इंडिया की ब्रांडिंग और ट्रेसबिलिटी और सर्टिफिकेशन के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कौन बना है? तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। ठीक है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कौन बना है? तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। अगला पॉइंट है, सीआईआई वैश्विक आर्थिक नीति शिखर सम्मेलन। वैश्विक आर्थिक नीति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। और इसका थीम क्या है? तो इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर अ फ्यूचर रेडी इकोनॉमी। इंपॉर्टेंट है ये। वैश्विक आर्थिक नीति शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ दिसंबर 2022 में और इसका थीम है इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर अ फ्यूचर रेडी इकोनॉमी। अगला पॉइंट है, किस देश को पीछे छोड़कर भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? तो जापान को छोड़कर भारत जो है विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। इसके अलावा पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे पर आ गया है भारत और चौथे पे चला गया जापान। अगला पॉइंट है, किस राज्य सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने हेतु अपनी पहली हस्तशिल्प नीति 2022 का शुभारंभ किया? तो ये किया है राजस्थान सरकार ने। अगला पॉइंट है, वर्ष 2022 के लिए एशिया की पावर बिजनेस वुमेन सूची में किन भारतीय महिला व्यवसायियों को स्थान मिला है? तो इसमें है गजल अलख, सोमा मंडल और नमिता थापर। ठीक है, एशिया की पावर बिजनेस वुमेन सूची में भारतीय व्यवसायी महिलाओं को स्थान मिला है, तो उनमें गजल अलख, सोमा मंडल और नमिता थापर। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य कौन है? तो नीदरलैंड। नीदरलैंड ने किस देश का स्थान लिया है? तो इससे पहले चाइना जो है वो तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य था, अभी चाइना को हटाकर नीदरलैंड बन गया है। भारत का पहला और दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य देश कौन है? तो पहले नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पर है संयुक्त अरब अमीरात, तीसरे पर चाइना के स्थान पर आ गया है नीदरलैंड। अगला पॉइंट देखेंगे, विदेशी व्यापार महानिदेशालय द्वारा लागू कागज आयात निगरानी प्रणाली प्रभावी है? तो ये 1 अक्टूबर 2022 से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कागज आयात निगरानी प्रणाली प्रभावी हुई है 1 अक्टूबर 2022 से। 13वां फिक्की ग्लोबल स्किल समिट 2022 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। फिक्की ग्लोबल स्किल समिट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। और इसका थीम क्या है? एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी मेकिंग इट हैपन। इंपॉर्टेंट हो जाता है, एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी मेकिंग इट हैपन। भारत के किस एयरपोर्ट प्राधिकरण ने एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड जीता है? क्या एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड जीता है? तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, ये अवार्ड जीता गया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से जुलाई 2022 के मध्य भारत का शीर्ष निवेश गंतव्य राज्य कौन रहा? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, जनवरी से जुलाई के बीच भारत का शीर्ष निवेश गंतव्य राज्य रहा आंध्र प्रदेश। अगला पॉइंट है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने भारत में चिकित्सा उपकरणों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था की स्थापना की? तो चिकित्सा उपकरणों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद की। यह की है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने भारत में चिकित्सा के उपकरणों को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस संस्था की स्थापना की है, जिसका नाम है चिकित्सा उपकरणों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद की। परिषद के कार्यालय आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में होंगे, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ होगा? तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला पॉइंट है, भारत सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है किसको? तो ये किया गया है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को, रेक लिमिटेड को किया गया है महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। रेक को शामिल करने पर महारत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो टोटल 12 हो गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और लेटेस्ट में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड जो है 12वीं महारत्न कंपनी है भारत की। अगला पॉइंट है, लीड्स 2022 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में।
इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया फिक्की के द्वारा। और इसकी थीम क्या है? तो लीडरशिप फॉर फ्यूचर। इंपॉर्टेंट हो जाता है लीड्स, ठीक है। और लीड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। 2022 रिपोर्ट के अनुसार इंडेक्स में पहले 3 स्थानों पर कौन से राज्य हैं? तो पहले स्थान पर है आंध्र प्रदेश, असम और गुजरात। पहले पे आंध्र प्रदेश, दूसरे पे असम और तीसरे पे गुजरात। लीड्स का फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। आयोजन करता है फिक्की। इसका थीम है लीडरशिप फॉर फ्यूचर। और लॉजिस्टिक्स इंडेक्स जारी किया गया है किसके द्वारा? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। अगला पॉइंट है हाल ही में चमड़ा क्षेत्र के विकास के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो स्केल। किस चीज़ के लिए? तो चमड़ा क्षेत्र के विकास के लिए एक ऐप लॉन्च हुआ है, इसका नाम है स्केल। इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 जारी की गई है ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा। कौन सी रिपोर्ट? इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट जारी की गई है ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 किसके द्वारा जारी की गई है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। और इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता राज्य कौन है? तो गुजरात है। किसमें? स्टार्टअप रैंकिंग्स में। केंद्र शासित प्रदेश और उत्तर पूर्व राज्यों की अगर बात करें तो इसमें पहला स्थान है मेघालय का। राज्यों की श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन करता है केरल। राज्यों में केरल टॉप पर है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता राज्य कौन है? तो गुजरात है। केंद्र शासित और उत्तरी पूर्वी राज्यों की बात करें तो मेघालय है। और राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 किसके द्वारा जारी की गई है? तो उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा ये किया गया है। अगला पॉइंट है उद्यमी भारत कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है विज्ञान भवन नई दिल्ली में, ठीक है। उद्यमी भारत कार्यक्रम आयोजन किया गया है विज्ञान भवन नई दिल्ली में। अगला पॉइंट देखेंगे औद्योगिक डिकार्बनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो नितिन गडकरी ने। इस समिट का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ। अगला पॉइंट है बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का आयोजन, ये भी प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ। और इसका थीम है बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशंस टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। इंपॉर्टेंट है ये। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का थीम क्या है? बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशंस टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? तो उड़ीसा ने जीता है। बिहार सेकंड नंबर पर है और हरियाणा थर्ड नंबर पर है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में सोने के पुनर्चक्रण में भारत किस स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है भारत। इसमें वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार सोने के पुनर्चक्रण रिसाइकल में भारत का स्थान है फोर्थ। 2021 में भारत ने कितनी मात्रा में सोने का पुनर्चक्रण किया? तो 75 टन सोने का रिसाइकल किया। सोने के पुनर्चक्रण में शीर्ष 3 देश कौन है? तो पहले पर है चाइना, दूसरे पर इटली, तीसरे पर अमेरिका। अगला पॉइंट है एम रूबे किसका इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है? तो यह है रबर बोर्ड का, एम रूबे, ठीक है। तो रबर से याद रखिएगा, एम रूबे किसका इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है? तो रबर बोर्ड का। हाल ही में भारत की किस कंपनी ने 300 मिलियन यूरो के ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं? तो ये किया है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपना ग्रीन बॉन्ड जारी किया है 300 मिलियन यूरो का। अगला पॉइंट है 300 मिलियन यूरो के ग्रीन बॉन्ड को किस एक्सचेंज पर सूचीबद्ध किया गया? तो लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज पर, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे यूपी निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है लखनऊ में। यूपी निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है लखनऊ में। भारत की गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था पर अपनी तरह की पहली रिपोर्ट इंडियाज बूमिंग गिग एवं प्लेटफॉर्म इकोनॉमी किसने जारी की है? तो ये नीति आयोग ने जारी की है। फिर से देखते हैं, भारत की गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था पर अपनी तरह की पहली रिपोर्ट इंडियाज बूमिंग गिग एवं प्लेटफॉर्म इकोनॉमी जारी की है नीति आयोग ने। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट हमारा है हैंडमेड फॉर द 21st सेंचुरी। हैंडमेड फॉर द 21st सेंचुरी सेफ गार्डिंग ट्रेडिशनल इंडिया टेक्सटाइल है 50 प्रतिष्ठित भारतीय विरासत वस्त्रों के दस्तावेजों की सूची है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हैंडमेड फॉर द 21st सेंचुरी, ये 50 प्रतिष्ठित भारतीय विरासत वस्त्रों की दस्तावेजों की एक सूची है। यह सूची तैयार की गई है तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के द्वारा, यानी कि यूनेस्को के द्वारा। अगला पॉइंट है मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी का निर्माण किया जाएगा। तो ये करेगी भारतीय कंपनी मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा, ठीक है, मील के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। अगला पॉइंट है नोएडा में स्थित किस इस्पात को कानूनों के उल्लंघन के कारण तोड़ा गया? तो सुपरटेक ट्विन टावर, ठीक है। सुपरटेक ट्विन टावर को किस लिए? तो नोएडा में स्थित सुपरटेक ट्विन टावर को कानूनों के उल्लंघन के कारण तोड़ा गया। एपेक्स और सियाने, ठीक है, इनका नाम था एपेक्स और सियाने, ट्विन टावर का नाम था। इसका निर्माण कराया था सुपरटेक लिमिटेड ने। अगला पॉइंट है सिल्क मार्क एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला पॉइंट है CAE की कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित प्रशिक्षण प्रणाली। कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? तो एयर इंडिया है। अगला पॉइंट है वाराणसी जिला प्रशासन द्वारा जिले के कारीगरों, बुनकरों और दिव्यांग लोगों के लिए राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच आसान बनाने के लिए किस ई-कॉमर्स कंपनी के साथ समझौता किया गया है? तो फ्लिपकार्ट के साथ।
अगला पॉइंट देखेंगे, पहली वैश्विक बिग टेक कंपनी जो हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में हुई है तो माइक्रोसॉफ्ट। इंडियाज बायो इकोनॉमी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है तो जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, इंडियाज बायो इकोनॉमी रिपोर्ट जारी की गई है जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2025 और 2030 तक कितने डॉलर की हो जाएगी तो 2025 तक हो जाएगी 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2030 तक 300 बिलियन। ठीक है, अगला पॉइंट है फ्यूलिंग इंडिया 2022 इवेंट का आयोजन कहाँ किया गया तो ये किया गया है मुंबई में। किसका? फ्यूलिंग इंडिया 2022 इवेंट का आयोजन किया गया मुंबई में। इवेंट में किन दो प्लेटफॉर्मों को लॉन्च किया गया तो रिपोज पे यानी कि ए मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग प्लेटफॉर्म और फाइगिटल यानी एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है। पहला है रिपोज पे जो एक मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लेटफॉर्म है और एक है फाइगिटल ये एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है। अगला पॉइंट है VLTD से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्य वाहनों को ERSS से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया तो हिमाचल प्रदेश। ERSS का फुल फॉर्म क्या है? इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, इसको पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों के साथ जोड़ दिया जाएगा और ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है। अगला पॉइंट है स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल की घोषणा किसने की तो गूगल ने की। स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल की घोषणा गूगल ने की। गूगल ने यह घोषणा किसके लिए की है तो छोटे शहरों के उद्यमियों के लिए। अगला पॉइंट है 100 अरब अमेरिकी डॉलर के वार्षिक राजस्व को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगला पॉइंट देखेंगे कौन सी क्षेत्रीय एयरलाइन केंद्र सरकार के नियंत्रण में एक स्वतंत्र व्यवसायिक इकाई बनी तो एलायंस एयर। एलायंस एयर का मुख्यालय मुंबई में है। अगला पॉइंट देखेंगे पूर्ण रूप से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी कौन सी है तो डाबर इंडिया। ठीक है, डाबर ने किस राज्य में पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू करने की घोषणा की है तो हिमाचल प्रदेश में। 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था अमेरिका। ठीक है, ये फरवरी 2022 की न्यूज़ आ गई है, इसके आगे हम छोड़ते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम। चलिए इसका पहला पॉइंट देखेंगे मध्य विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई तो दावोस में की गई है स्विट्जरलैंड। ठीक है, दावोस क्लोस्टर्स में की गई है स्विट्जरलैंड में। किसकी? विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक रिपोर्ट का बैठक का आयोजन कहाँ किया गया दावोस स्विट्जरलैंड में। इसका थीम क्या है तो कॉर्पोरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट हो जाता है थीम। अगला पॉइंट है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2023 नामक रिपोर्ट जारी की है तो ILO ने जारी की है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने यह रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स। अगला 2023 तक वैश्विक स्तर पर बेरोजगारी की संख्या कितनी अनुमानित है तो 208.2 मिलियन ये बेरोजगारी की संख्या है। 2024 में 210.9 मिलियन हो जाएगी। ठीक है, और वर्ष 2023 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना अनुमानित है तो 5.8% और ये 2024 में कितनी हो जाएगी तो 5.8% ही रहेगी। फिर से देख लेते हैं वैश्विक स्तर पर बेरोजगारी की संख्या कितनी अनुमानित है 208.2 मिलियन और 2024 में इसकी संख्या हो जाएगी 210.9 मिलियन। लेकिन अगर दर की बात करें तो 5.8% 2023 में भी रहेगी और 24 में भी 5.8% रहेगी। इस रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है तो निम्न मध्यम आय वाला देश। ये इंपॉर्टेंट हो गया कि भारत किस श्रेणी में है तो निम्न मध्यम आय वाले देश की श्रेणी में है। अगला पॉइंट है जनवरी 2023 में वर्किंग टाइम एंड वर्क्स लाइफ बैलेंस अराउंड द वर्ल्ड रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जारी की है वर्किंग टाइम एंड वर्क लाइफ बैलेंस अराउंड द वर्ल्ड। अगला पॉइंट है भारत अमेरिकी व्यापार नीति फोरम के 13वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया तो वॉशिंगटन DC में किया गया USA में। ठीक है, किसका? 13वें भारत अमेरिकी व्यापार नीति फोरम के 13वें संस्करण का आयोजन किया गया वॉशिंगटन DC USA में। किस यूरोपीय देश ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है तो क्रोएशिया ने किया है। ये 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया ने यूरोपीय देशों की मुद्रा यूरो को अपना लिया है। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला क्रोएशिया यूरोपीय संघ का 20वां देश है और क्रोएशिया जो है यूरोप के किस वीजा मुक्त यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है तो शेंगेन क्षेत्र में ये शामिल हो गया है। अगला पॉइंट इसमें है क्रोएशिया से पूर्व 2015 तक किस देश ने यूरो को अपनाया था तो लिथुआनिया ने इससे पहले अपनाया था 2015 में। अगला पॉइंट देखेंगे विश्व बैंक समूह द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस जो जनवरी 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व की वास्तविक GDP वृद्धि दर 2.9% अनुमानित है जबकि 2021 में यह कितनी थी 5.9%। ये वर्ल्ड बैंक के समूह की रिपोर्ट के हिसाब से ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट आई है जिसमें 2022 में विश्व की वास्तविक GDP का कितना रखा वृद्धि दर क्या थी तो 2.9% अनुमानित है जबकि 2021 में यह थी 5.9%। इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 तथा 2024 के लिए विश्व की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1.7% 2023 के लिए और 2024 के लिए 2.7% अनुमानित है।
ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस जनवरी 2023 के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की वास्तविक जीडीपी दर 8.7% थी, लेकिन 2022 में यह कितनी अनुमानित है? 6.9%। बढ़ेंगे आगे। वर्ष 2023-24 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी दर कितनी है? तो 6.6% और 6.1%, यानी 23 में 6.6% और 2024 में 6.1%। 2022 इन 9 चार्टर्स शीर्षक वाली रिपोर्ट किसने जारी की है? तो विश्व बैंक ने जारी की है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, ग्लोबल शील्ड पैकेज। एक सेकंड, ऊपर से देखेंगे। रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक अत्यधिक गरीब में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है? तो 574 मिलियन। विश्व जनसंख्या का ये 7% है, जो कुल जनसंख्या का कितना है? 7%। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 574 मिलियन होगी और ये वैश्विक जनसंख्या का 7% है। रिपोर्ट के अनुसार 2022 के अंत तक अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 685 मिलियन हो सकती है। ये 2022 तक की ही रिपोर्ट के अनुसार 685 मिलियन है, लेकिन 2030 में क्या हो जाएगा? गरीबों की संख्या थोड़ी सी कम हो जाएगी, 574 मिलियन हो जाएगी। इस संस्था ने भारत को वर्ष 2035 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने की भविष्यवाणी की है। तो ये की है द सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च ने। अगला पॉइंट है, 2024 में विश्व व्यापार संगठन की 13वीं मंत्रिस्तरीय बैठक कहाँ होगी? अबू धाबी में। किसकी? 2024 में विश्व व्यापार संगठन की 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक होगी अबू धाबी में। और 14वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो कैमरून में। अगला पॉइंट है, इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 का आयोजन किया जाएगा दुबई, यूएई में किया गया है। पहला वैश्विक जल संसाधन की स्थिति 2021 पर पहली वार्षिक रिपोर्ट जिनेवा में किसने जारी की? तो यह की है WMO ने, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। दिसंबर 2022 में एशियाई विकास बैंक द्वारा जारी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक सप्लीमेंट के अनुसार 2022-2023 में भारतीय जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? तो 2022 के लिए है 7% और 2023 के लिए है 7.2%। ये रिपोर्ट जारी की है ADB ने। ठीक है, नवंबर 2022 में माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 37 के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में निम्न और मध्यम आय वाले देशों को भेजे जाने वाली राशि अनुमानितः 5% वृद्धि के साथ हो गई है। कितनी? तो $626 बिलियन। ब्रीफ 37 के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में निम्न और मध्यम आय वाले देशों में भेजी जाने वाली राशि कितनी हो गई है? 5% वृद्धि के साथ, तो $626 बिलियन। अगर बात करें वर्ष 2022 में उच्चतम प्रेषण प्रवाह प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 देश कौन से हैं? तो भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और मिस्र। ये उच्चतम प्रेषण प्रवाह वाले देश हैं 2022 के अनुसार, भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और मिस्र। 2022 में भारत कितना प्रेषण प्राप्त करेगा? तो $100 बिलियन। ठीक है, और 2022 में भारतीय प्रेषण प्रवाह $100 बिलियन अनुमानित है, जो 21 की तुलना में कितना ज़्यादा है? तो 12% ज़्यादा है। 2021 में भारत का प्रेषण कितना था? तो $89.4 बिलियन था, जो 22 में बढ़कर 12% बढ़कर $100 बिलियन हो गया। 2023 नवंबर 2023 के मध्य ग्लोबल बैंकिंग समिट 2023 का आयोजन लंदन, यूके में हुआ है। इसका ग्लोबल बैंकिंग समिट 2023 का आयोजन हुआ है लंदन। ग्लोबल बैंकिंग समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है लंदन, यूके। कब से कब तक? तो 1 दिसंबर 2022 तक किया गया है, 29 नवंबर से लेकर। ठीक है, और ये 22 का था, 23 का भी लंदन, यूके में ही होगा। तो ध्यान रखिएगा, ग्लोबल बैंकिंग समिट 2023 लंदन, ग्लोबल बैंकिंग समिट 2022 लंदन। ग्लोबल बैंकिंग समिट 2022 में भारत के लिए बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? तो केनरा बैंक ने। समूह द्वारा घोषित ग्लोबल शील्ड क्लाइमेट फाइनेंस एक संयुक्त पहल है G20 की और G7 देशों की। अगला पॉइंट है, ग्लोबल शील्ड पैकेज प्राप्त करने वाले आरंभिक देशों में शामिल हैं। तो इसमें कौन कौन शामिल है? तो बांग्लादेश, कोस्टारिका, फिजी, घाना, पाकिस्तान, फिलीपींस और सेनेगल। ये देश शामिल है ग्लोबल शील्ड पैकेज प्राप्त करने वाले देशों में। अगला पॉइंट है, वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 का आयोजन किया गया लंदन में। इसका थीम क्या है? द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट नाउ। द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट नाउ। लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में भारतीय राज्य के किस परियोजना के प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो केरल टूरिज्म को, यानी कि स्ट्रीट को। ठीक है, केरल टूरिज्म की स्ट्रीट परियोजना को ये अवार्ड मिला है, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड। प्रथम ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 का आयोजन किया गया पिट्सबर्ग, अमेरिका में। आगे देखेंगे, व्यापार और विकास बोर्ड 2022 किसके द्वारा जारी किया गया? तो अंकटाड के द्वारा। रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में विश्व उत्पादन वृद्धि दर पूर्वानुमानित है कितनी? तो 2022 के लिए है 2.5% और 2023 के लिए है 2.2%। क्या विश्व उत्पादन वृद्धि 2022 में 2.5% रहेगी और 2023 में 2.2%। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड जो जारी करता है, वर्ष 2022 और 23 के लिए भारत की उत्पादन वृद्धि पर पूर्वानुमानित कितनी की गई है? तो भारत की 5.7% 22 के लिए और 23 के लिए 4.7%।
अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। अगला पॉइंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसने जारी की? तो आईएमएफ जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। आईएमएफ द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2022 और 2023 के लिए भारतीय आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना है? तो 22 के लिए 6.8% और 23 के लिए 6.1%। हाल ही में जारी कंतार ब्रांच इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। वर्ष 2022 में विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कई जगह पर हुआ है, ठीक है। 8 से लेकर 9 दिसंबर को बैंकॉक में हुआ, अक्टूबर में हुआ था दुबई में, उससे पहले जुलाई में सिंगापुर में और उससे पहले मार्च में दुबई में, ठीक है। तो 2022 में विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन का आयोजन 4 जगह किया गया। तो लेटेस्ट में सबसे दिसंबर 8 से लेकर 9 दिसंबर के बीच हुआ बैंकॉक में, यही हमको याद रखना है। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2022 रिपोर्ट जारी की गई है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा। अगला पॉइंट देखें, हाल ही में किस संस्था द्वारा पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022, ठीक है, ये रिपोर्ट जारी की गई है विश्व बैंक समूह के द्वारा। कौन सी रिपोर्ट? पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग कोर्स, ये जारी की गई है विश्व बैंक के द्वारा। एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है यूनिसेफ तथा युवा के सहयोग से, ठीक है। यूनिसेफ और युवा के सहयोग से तैयार की गई है ये रिपोर्ट, एजुकेशन 4.0। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट हमारा है भारत प्रशांत आर्थिक रूपरेखा की पहली व्यक्तिगत मंत्रिस्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। कौन सी? इंडिया पैसिफिक आर्थिक रूपरेखा की पहली व्यक्तिगत मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की गई संयुक्त राज्य अमेरिका में। IPEF को कहाँ लॉन्च किया गया? तो टोक्यो में लॉन्च किया गया है। अगला है, विश्व आर्थिक मंच के कल के लिए साफ आसमान पहल से शामिल होने वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो इंडिगो है। अगला पॉइंट है, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेड्स फॉर यूथ 2022 रिपोर्ट, ये भी जारी की गई है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। वैश्विक युवा श्रम बाजार में भारतीय महिलाओं की भागीदारी कितने % है? तो 5% है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, वैश्विक युवा श्रम बाजार में भारतीय महिलाओं की भागीदारी है 5%। अगला पॉइंट देखेंगे, भारत और किस देश के मध्य उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति की पहली बैठक आयोजित की गई? मॉरिशस में, ठीक है। और उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में की गई। यह बैठक किस समझौते के तहत हुई? तो भारत मॉरिशस व्यापार आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते के तहत की गई है ये। मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिस नामक पहल का संबंध किससे है? तो भारत और विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा एशिया तथा अफ्रीका में मोटे अनाजों की खपत और उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है। मैपिंग एंड एक्सचेंज फॉर गुड प्रैक्टिसेस नामक एक पहल है। अगला पॉइंट है, मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस किन संस्थाओं की पहल है? तो नीति आयोग और WEP की, यानी कि विश्व खाद्य कार्यक्रम की। विश्व का सर्वश्रेष्ठ SMI बैंक 2022 किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है DBS को। DBS को सर्वश्रेष्ठ बैंक किसके द्वारा नामित किया गया है? तो यूरो मनी के द्वारा, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2021 में वैश्विक स्तर पर भूख से प्रभावित लोगों की संख्या कितनी थी? तो 702 से लेकर 828 मिलियन के बीच थी। ये रिपोर्ट है सोफी की, यानी कि विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 702 से लेकर 828 मिलियन के बीच संख्या थी भूख से प्रभावित लोगों की। भारत में कुपोषित लोगों की संख्या 247.8 मिलियन है, ठीक है, जो 2000 से घटकर कितनी रह गई है? तो 224.3 मिलियन। और ये 247.8 मिलियन कब थी? 2004 से लेकर 6 के बीच। और ये रिपोर्ट आई है 19 से 21 के बीच की। जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के लिए भारत की विकास दर कितनी है? तो ये IMF ने निकाली है ये रिपोर्ट। 2022 में भारत की GDP 7.4% और 2023 में 6.1%। जुलाई 2022 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 के तहत वर्ष 2022 और 23 के लिए वैश्विक दर कितनी अनुमानित है? तो 22 के लिए 3.2 और 23 के लिए 2.9। अगला पॉइंट है, जून 2022 में यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप और टेक इवेंट वीवा टेक 2022 का आयोजन किया गया पेरिस, फ्रांस में। वीवा टेक 2022 इवेंट में कंट्री ऑफ द ईयर रहा भारत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, वीवा टेक 2022 इवेंट में कंट्री ऑफ द ईयर भारत रहा। 12वां विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन हुआ जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, जो जून 2022 में हुआ। और इस सम्मेलन का सह आयोजनकर्ता देश था कजाकिस्तान। अगला पॉइंट, बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला विश्व का दूसरा देश कौन है? तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य। इससे पहले अल सल्वाडोर ने इसको मान्यता दी थी, दूसरा देश बन गया है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। किस अरब देश के साथ इजराइल ने मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ। हाल ही में प्रभावी ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट 2022 जारी की है किसने? तो विश्व आर्थिक मंच ने ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट 2022 जारी की है।
किस देश ने संघीय कारपोरेट कर शुरू करने की घोषणा की है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने। क्या स्टार्ट किया है? संघीय कारपोरेट कर। अंगटा द्वारा जारी रिपोर्ट वैश्विक निवेशक रुझान मॉनिटर के अनुसार 2021 में भारत के एफडीआई प्रवाह में कितने परसेंट की कमी आई है? तो 26% की कमी आई है। अगला पॉइंट देखेंगे, निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया है? तो यानी इंडिसेस के द्वारा लॉन्च की गई है निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स। अगला पॉइंट है, प्रथम वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक, ये जारी किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। कौन सी रिपोर्ट? वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक। अगला पॉइंट है, किस देश ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस एजेंडा 2022 में P3 मूवमेंट का प्रस्ताव रखा? तो भारत ने रखा है P3 मूवमेंट का प्रस्ताव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, P3 मूवमेंट क्या है? तो प्रो प्लैनेट पीपल, ठीक है, प्रो प्लैनेट और पीपल, ये P3। और ये दावोस में जो सम्मेलन हुआ था विश्व आर्थिक मंच का, उसमें भारत ने ये पहल रखी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्टस मिड 2022 नामक रिपोर्ट जारी की है संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामले विभाग ने। 2022-23 में वैश्विक विकास दर कितनी अनुमानित है? तो 3.1%, दोनों ही वर्षों के लिए, यानी कि 22 के लिए भी और 23 के लिए भी 3.1% विकास दर अनुमानित है। और भारत की अगर बात करें तो भारत में 22 में रहेगी 6.4% और 23 के लिए 6% अनुमानित है। जाता है, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं उर्जित पटेल, और इनको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया है। किस संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत वर्ष 2030 तक एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो IHS मार्केट के द्वारा, ठीक है। इसने कहा है कि 2030 तक भारत एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। भारत की यह उपलब्धि किस देश को पीछे छोड़कर हासिल करेगा? तो जापान को। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2026 तक विश्व के तीसरे सबसे बड़े एथेनॉल उपभोक्ता के रूप में किस देश को पीछे छोड़ देगा? तो चीन को छोड़ देगा ये पीछे 2026 तक। वर्तमान में विश्व के 2 सबसे बड़े इथेनॉल उपभोक्ता कौन है? तो अमेरिका और ब्राज़ील। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम करेंगे प्रमुख रिपोर्ट्स और वैश्विक सूचकांक। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।